नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका दुबे स्वागत करती हूँ आपका मॉर्निंग क्लासेस में। आशा है आप लोग सभी अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि कल के क्लास में मैंने जून 2019 का पेपर करवाया था और उसके मैंने 50 क्वेश्चन करवाए थे। आज उसी के आगे के क्वेश्चंस को हम देखेंगे अपनी क्लास में। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम अपना 51वां क्वेश्चन नंबर 51। अभिनव गुप्त के अनुसार इनमें से ये जो तथ्य दिए गए इनमें से कौन से अभिनव गुप्त के हैं? मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। क्या ये अभिनव गुप्त ने कहा है? साधारणीकरण के लिए भोजकत्व और व्यापार अनिवार्य है। क्या ये उन्होंने कहा है अभिनव गुप्त ने? साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्व पर के बंधन से छूट जाता है। साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक को लौकिक संबंधों का बोध रहता है। इनमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसका बेटा आपका सही उत्तर होगा सी। मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है, ये अभिनव गुप्त का है। उसके बाद साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वपर से बंधन से छूट जाता है, ये अभिनव गुप्त का है। तो आपका विकल्प सी सही हुआ। फिर उसके आगे है कि राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष क्या है? यानी राम की शक्ति पूजा कब हुई? तो कब लिखी गई है? 1934 में, 1935 में, 1936 में या 1937 में? तो इसका होगा 1936 में। और सरोज स्मृति कब लिखी गई? 1935 में बेटा, ठीक है। उसके बाद है महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचना कौन सी है? तो इनमें जो रचनाएं दी गई हैं इनमें से आलोचना विधा की रचना आपको देखनी है और उसी विकल्प पर सही उत्तर लगाना है। वही सही उत्तर होगा आपका। तो कालिदास की निरंकुशता और कविता कलाप और कुमार संभव सार, कविता कलाप, कालिदास की निरंकुशता और कालिदास और कविता। तो इसका सही विकल्प आपका कौन सा है? तो बाकी सब तो इनकी कविताएं हैं और जो आलोचना है वो कौन सी है? कालिदास की निरंकुशता और कालिदास और उनकी कविता। तो आपका विकल्प डी सही होगा। फिर आगे आपका सखी नील नसंबर से उतरा यह हंस आहा तरता तरता जब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। तो उपयुक्त पंक्ति में हंस किस अलंकार से संबंध है? तो हंस में कौन सा अलंकार है बेटा यहाँ पे? वो आपको बताना है। अपहुति, उत्प्रेक्षा, रूपक्त्योशोक्ति या उपमा। तो इसका विकल्प सी सही होगा। आपका जो रूपक्त्योशोक्ति है वो अलंकार है हंस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित संस्थाओं को उनके प्रवर्तकों के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ संस्था है और एक तरफ उनके संस्थापक यानी प्रवर्तक हैं। तो संस्थाएं कौन सी हैं? ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी या सत्यशोधक समाज। तो ब्रह्म समाज इधर है प्रवर्तक महात्मा फूले, एनी बेसेंट, एम गो रनाडे, राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? वो थे राजा राम मोहन राय। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। और प्रार्थना समाज की संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के थे माँ गो रनाडे। थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट, सत्यशोधक समाज, महात्मा फूले। और दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? बताओ मुझे जरा, और आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी। इससे अगला क्वेश्चन हमारा 56वां नंबर। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर एक अचंबा हमने देखा दहरी का नासूर। ये किसकी पहेली है? अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो की पहेली से क्या अभिप्राय है? तो इसका क्या होगा? सन्यासी है, ये कुआं है, खंडर है, प्रेमी का हृदय। यानी पहेली को बुझाओ, और बुझाओ में कौन सा आंसर है हमारा? कौन सा उत्तर होगा? तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा हमारा? कुआं। इश्क भरा है देख ले जगत से दूर एक अचंबा हमने देखा दहरी का नासूर। तो वो क्या होगा? कुआं। फिर अगला प्रश्न है हमारा, तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है बेटा? पुर्तगाली, उर्दू, हिंदी या तुर्की। तो इसका सही विकल्प है हमारा सी, पुर्तगाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रेनीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? तो सबसे पहले तो आप लोग ये बता दो कि ग्रेनीन कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है,
जिसका प्रकाशन रोज नाम से भी हुआ है। तो इस कहानी में मालती जो पात्र है, मुख्य पात्र है, वो कैसी लड़की थी? सरल और शांत लड़की थी। बचपन में पूछा गया है, उद्दत और चंचल लड़की थी, पुस्तकें पढ़ने की शौकीन थी, चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। और विकल्प दिया है ए बी सी विकल्प ए और बी विकल्प बी और डी विकल्प सी, बी और सी विकल्प डी। तो इसका सही उत्तर बचपन में पूछा है। अगर यही पूछते कि मालती बड़े होने के बाद कैसे हो गई थी, तो वो इसका था सही विकल्प, सरल और शांत हो गई थी और पुस्तकें पढ़ने की शौकीन हो गई थी। तो बच्चे कौन से? सिर्फ दो, उद्दत और चंचल लड़की थी, चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। बी और डी, यानी कि इसका सही विकल्प होगा सी। तो मालती जो है हमारी ग्रैनी की मुख्य पात्र है और उसका स्वभाव बचपन में उद्दत और चंचल थी और चोरी से क्लास से वो भाग जाती थी। लेकिन बड़ा होने के बाद इसका बेटा अपोजिट हुआ इसका बिल्कुल, और वो कैसी हो गई? सरल और शांत लड़की हो गई और पुस्तकें पढ़ने की शौकीन हो गई। ठीक है, फिर उसके अगले है 59वां क्वेश्चन, 59 नंबर। यदि प्रबंध काव्य की विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, श्याम सुंदर दास का या नंदुलारे वाजपेयी का? तो ये कथन है बेटा आपका रामचंद्र शुक्ल का, इसका विकल्प ए। अगला क्वेश्चन है 60वां नंबर। नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य किसे माना है? किसने? नामवर सिंह ने। ठीक है, नामवर सिंह हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य थे। ठीक है, अशोक के फूल इनका निबंध है और संस्कृति और सौंदर्य नामवर सिंह का निबंध है। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा है कि इसमें इसका उद्देश्य किसे माना है? प्रकृति वर्णन को, संस्कृति की मिश्रता को उजागर करना, आर्य संस्कृति की उदारता के अहंकार पर चोट, या सामासिक संस्कृति का प्रोत्साहन। तो इसका सही विकल्प है आपका विकल्प सी, आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट। आप लोग बिल्कुल मत घबराना। आप लोग सोचोगे कि आप लोग को ये क्वेश्चन कहाँ से आएंगे या कैसे आएंगे, इन क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखोगे, तो बेटा आपको इसके लिए आपको टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और टेक्स्ट जैसे मैंने आपको कुछ कहानियाँ बताई थी इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाती जाऊँगी साथ ही साथ, तो आपको समझ में आ जाएंगी। और बिल्कुल भी मतलब एक भी टेक्स्ट आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, खुद से सारे के सारे टेक्स्ट आपको पढ़ लेने हैं और पेपर से पहले, आपका जो पेपर होगा वो होगा मई या जून में, तो उससे पहले आपको सारे के सारे टेक्स्ट कंप्लीट कर लेने और उनके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, नोट्स इसलिए कहती हूँ बार बार ताकि आप आराम से पेपर के समय रिवीजन कर सको। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 61वां नंबर। भीष्म साहनी के नाटकों की कौन सी विशेषताएं हैं? भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण किया है, भारतीय संस्कृति की पुनरुत्थानवादी अभिव्यक्ति, मध्यकालीन धर्मात्मा, अनाचार, तानाशाही का समसामयिक संगति, सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता की अभिव्यक्ति। तो इसका सही विकल्प क्या है? ए बी सी डी। तो भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण किया है, ये विकल्प सही है। तो विकल्प ए किस में है? ए और बी में। इस तरीके से आप लोग उत्तर ढूंढा करो। ठीक है, भारतीय संस्कृति की पुनरुत्थानवादी अभिव्यक्ति, ये विकल्प सही है। मध्यकालीन धर्मात्मा, अनाचार तथा तानाशाही का समसामयिक संगति, ये गलत है। सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता की अभिव्यक्ति, ये भी गलत है। तो आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थित से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक के हैं? जैनेन्द्र कुमार के, राजेंद्र यादव के, यशपाल के, इलाचंद जोशी के। तो ये विचार किसके? ये जो कथन है वो है बेटा आपका जैनेन्द्र कुमार का। जैनेन्द्र वही है जिनका पूरा नाम जैनेन्द्र कुमार है। ठीक है, जीवन मोह चाही को नीको, दरस परत दिन रात करत है, कहान प्यारे पीको। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति दी थी? निर्गुण भक्ति भाव की, सगुण भक्ति भाव की, असूया भाव की या दैहिक भाव की? तो इसका सही विकल्प होगा आपका विकल्प सी, असूया भाव की। ठीक है, उसके बाद है गांधीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके पीछे मार्क्सवाद के समान व्यवस्था की शास्त्रीय अध्ययन नहीं है,
इसमें आधार तर्क नहीं सहानुभूति है। इसमें विचार स्वतंत्रता का अभाव है। इसके विचारों का स्रोत दैनिक साधना है। तो इसका विकल्प सी सही होगा। इसमें विचार स्वतंत्रता का अभाव है। ये विकल्प गांधीवाद के संबंध में सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा 65वां नंबर। जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी माँ से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए इसका सही विकल्प क्या होगा। परपीड़न रति ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि, आत्मपीड़न रति ग्रंथि या इडिपस ग्रंथि। तो इसका सही विकल्प होगा आपका विकल्प बी, इलेक्ट्रा ग्रंथि। जब पिता पर अधिकार की बात आए तो इलेक्ट्रा ग्रंथि है और माँ पर अधिकार की बात आए तो इडिपस ग्रंथि है। ठीक है, इन दो ग्रंथियों का आप लोग ध्यान रखोगे और इनसे प्रश्न मोस्टली अब पूछा जाने लग गए। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? 8, 9, 5 या 10। तो काव्य दोषों की संख्या इन्होंने कितनी मानी है? 10। विकल्प डी आपका सही होगा। बलि को सपूत कपिकुल पुरोहित, रघुवीर जू को दूत भरी, रूप विकराल को। उपयुक्त पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो उपयुक्त पंक्तियां आपकी किस रचनाकार की हैं? केशवदास की, तुलसीदास की, सेनापति की या मतीराम की? तो आपका विकल्प सी सही होगा। ये किसका है? सेनापति का। ठीक है। फिर 68वां क्वेश्चन। एक तरफ रचनाएं हैं, दूसरी तरफ रचनाकार है। काव्य प्रकाश, रसराज, रसविलास या रस सारांश। रचनाकार देव, भिखारी, रसलीन, चिंतामणि या मतीराम। तो काव्य प्रकाश किसका है बेटा? आपका काव्य प्रकाश है आपका रसराज है आपका मतीराम का। ठीक है, तो मतीराम कौन से विकल्प है? विकल्प 1 में। और काव्य प्रकाश है आपका चिंतामणि का। तो विकल्प ए आपका सही होगा, काव्य प्रकाश चिंतामणि, रसराज मतीराम, रसविलास देव, रस सारांश भिखारीदास। ठीक है, तो आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। उसके बाद में प्रकाशन काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम। द्रौपदी, रति का कंगन, 8वां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी। तो द्रौपदी आपका 1972 का है, रति का कंगन 1993 का है, 8वां सर्ग 1976 का है और शकुंतला की अंगूठी 1990 का है। ये सभी नाटक सुरेंद्र वर्मा के हैं। तो सबसे पहले आपका कौन सा नाटक आएगा? द्रौपदी। कौन सा नाटक आएगा बेटा? द्रौपदी। उसके बाद 8वां सर्ग 1976, शकुंतला की अंगूठी 1990, रति का कंगन 1993। ठीक है। फिर हमारा 70वां क्वेश्चन। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? स्मृतिकर्ण, लीक अलीक, बन तुलसी की गंध या हम हसमत। तो इसका आपका विकल्प डी सही होगा। सबसे पहले स्मृतिकर्ण है, महादेवी वर्मा का है। हम हसमत कृष्णा सोप्ती का है। लीक अलीक भीष्म साहनी का है। वन तुलसी की गंध फणीश्वरनाथ रेणु का है। ठीक है, तो ये आपका विकल्प डी सही होगा 70वें का। फिर है दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की उपयुक्त पंक्ति से क्या आशय है? ऐसे ही बेटा आपके जितने भी काव्य लगे हैं ना, उनकी कोई भी पंक्तियाँ उठा के दे दी जाएंगी और उनका आशय पूछ लिया जा सकता है। तो श्रद्धा और मनु के बीच विश्वास खंडित हो गया था। इन पंक्तियों में क्या आशय निकल रहा है? ठीक है, ये बताना है। ईड़ा और मनु में हठ धर्मिता बढ़ गई थी। देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। आकृति और किलात मनु से आगे के लिए दुर्निवार हट कर रहे थे। तो इसका सही विकल्प आपका क्या होगा? विकल्प सी, देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। तो ये किसके बारे में कहा गया है? देव और दानव के बारे में। ठीक है बेटा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 72। इनमें एक तरफ आचार्य है, दूसरी तरफ कथन है। और ये जो आचार्य किसके हैं? भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ इन्हीं के कथन दिए गए हैं। तो दंडी, भामा, वामन, छेमेंत, ये हम सारे मिलान के क्वेश्चन कर रहे हैं। काव्य शोभा, कर्तार्थ, धर्मा, गुणा, अलंकार, शरीरम, ताव, दृष्टार्थ, विवचना, पदावली, अनुचित्य, द्रते, नान्यत्य, रस, भंगसम, कारणम, शब्दार्थों सहितो, काव्य, गद, पद। ठीक है, द्विता। तो किसका है? तो दंडी का कौन सा है? शरीरम, ताव, दृष्टार्थ, विवचना, पदावली। दूसरे नंबर पे कौन सा सही होगा आपका? विकल्प डी। वामा का है शब्दार्थों सहितो, काव्य, गद, पद, चा, द्विता। चौथा वामन का है काव्य शोभाय, कर्तार्थो, धर्मा, गुणा।
तो ए। और क्षेमेंद्र का है आपका अनुचित्य द्रते नान्यत्य रस भंग्यस कारणम, ठीक है। तो ये आपका विकल्प डी सही होगा। और इसमें घबराने की बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि पता है क्या है, ये सारे इनके सूत्र हैं, ठीक है, इनके द्वारा लिखे गए सूत्र हैं और इनको आपको याद करना ही पड़ेगा। ये बिना याद करे आपको कुछ, इनके कोई ट्रिक नहीं है, कोई कुछ नहीं बता सकते, ये आपको एज इट इज लाइन से याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत सारे विद्वानों के मिलते जुलते हैं इसलिए। अगला क्वेश्चन हमारा, लाला श्रीनिवास दास ने निम्नलिखित में से किन विधाओं में लिखा है? नाटक, उपन्यास, कविता, आलोचना। अब लाला श्रीनिवास दास पे आप गौर करोगे तो इनके उपन्यास मिलते हैं आपको, परीक्षा गुरु, ठीक है। और क्या मिलता है? कविता इनके क्षेत्र में नहीं मिलती, नाटक भी मिलते हैं इनके, और आलोचना नहीं मिलती। तो इनके क्या है? नाटक और उपन्यास। तो ए और बी किस में है? विकल्प डी में। तो आपका विकल्प डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह मेरे जीवन का केवल अर्थ सत्य है, मैंने केवल अपने बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहाँ तक अतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है, आपको इसका सहभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। उपयुक्त वक्तव्य किस आत्मकथाकार का है? किस आत्मकथा में किस विद्वान ने यह आत्मकथा में लिखा है अपनी? रामविलास शर्मा ने, नगेंद्र ने, शिवपूजन शाही ने, या हरिवंश राय बच्चन ने? तो किसने सीखा है ये किसने लिखा है? ये है विकल्प बी आपका सही है, डॉक्टर नगेंद्र ने। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशव दास की है? रसिक प्रिया, अनुप्रास विनोद, विज्ञान गीता, या रस सागर? तो इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? रसिक प्रिया केशव दास की है, ए किस में है? ए में है और बी में है। अनुप्रास विनोद इनकी नहीं है, विज्ञान गीता इनकी है, सी, और रस सागर इनकी नहीं है। तो आपका विकल्प ए इनका सही होगा। रसिक प्रिया और विज्ञान गीता इनकी केशव दास की रचना है। फिर आगे है, हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल। उपयुक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? कुरुक्षेत्र, जयद्रथ, उन्मुक्त, अशोक की चिंता। तो ये किससे है? ये है आपका उन्मुक्त से। और उन्मुक्त किसकी काव्य रचना है? ये है रामधारी सिंह दिनकर की, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है आपका, तोरी मान ने ते हियो फोर मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी भय मियाँ रस खान, यानी रस खान के संबंधित है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे से प्रमाणित होते हैं। रस खान किसी स्त्री पर आसक्त हो गए थे। इस दोहे में वो क्या बताना चाहते हैं? स्त्री मानवतावादी थी और रस खान का अनादर करती थी। रस खान स्वयं का प्रेम का मानदंड मानते थे। रस खान को भास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती हैं उसी पर मरना चाहिए। रस खान मोहिनी की मान मर्दन करना चाहिए, ठीक है। तो इसका आपका विकल्प बी सही होगा। विकल्प बी यानी कि ए, रस खान किसी स्त्री पर आसक्त हो गए थे, स्त्री मानवती थी और रस खान का अनादर करती थी। रस खान को भास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती हैं उसी पर ध्यान लगाना चाहिए। तो ये तीनों आपके सही होंगे, विकल्प बी, ठीक है। उसके बाद हुआ अगला क्वेश्चन है हमारा 78वां नंबर, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूँगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। ये देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का यहाँ जरा भी स्थान नहीं और हिंसा तो संदेह के परिणाम है। ये संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियाँ गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई हैं? तो गोदान उपन्यास के किस पात्र द्वारा ये पंक्तियाँ कही गई हैं? मैंने आपको बताया था ना कि गोदान से एक ना एक प्रश्न आपका हर पेपर में मिलेगा। तो किसकी है ये? गोविंदी की, सोना की, सीलिया की, या मालती की? तो इसका विकल्प बेटा आपका होगा विकल्प डी, मालती का। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्पदंत द्वारा रची हैं? आदि पुराण, योगसार, जसहचरु, उत्तर पुराण। तो इसके जो ये विकल्प दिए हैं ये गलत हैं, क्योंकि इनमें ऐसा कोई विकल्प मैच नहीं करता। तो आपको मैं बता रही हूँ कि आदि पुराण भी पुष्पदंत की रचना है, कल मैंने बताई थी। उत्तर पुराण भी पुष्पदंत की रचना है और जसहचरु भी पुष्पदंत की रचना है। और ये रचना किसकी है ये आपको बतानी पड़ेगी कि योगसार किसकी रचना है, क्योंकि मैंने जो आदिकाल का टॉपिक करवाया था उसमें मैंने ये बताया था कि योगसार किसकी रचना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम 80 क्वेश्चन, निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव
समास में गुंफित पद वल्लरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्ष्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। तो इस कथन का किस विद्वान का ये कथन है? किस विद्वान का कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का या डॉक्टर नगेंद्र का? तो बेटा ये कथन किसका है आपका? रामचंद्र शुक्ल से। अब आप देख लो कि इसी प्रश्न में रामचंद्र शुक्ल से संबंधित कितने क्वेश्चन पूछे गए, कितने क्वेश्चन पूछे गए, अनगिनत हो गए ना। देख लो आप, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन इन्हीं के कोटेशन से पूछे गए हैं ना। तो इसलिए इनकी किताब को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमारा अगला है, एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ प्रकाशन वर्ष है, और ये बेटा हमारी डायरी है। तो मोहन राकेश की डायरी, डायरी के कुछ पन्ने, मेरी कॉलेज डायरी, एक कार्यकर्ता की डायरी। तो सबसे पहले मोहन राकेश की डायरी जो लिखी गई थी 1985 में। तो विकल्प 4 किस में है? सी में। ये देखो विकल्प 4 किस में है? सी में। डायरी के कुछ पन्ने 1940 की पहली डायरी है। मेरी कॉलेज डायरी 1958 की है। एक कार्यकर्ता की डायरी 1972 की है। तो इसका विकल्प सी सही होगा। ठीक है, फिर आते हैं हम 82 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, राम ध्यान मंजरी या रूप मंजरी? इनमें से कौन सी रचना है जो अग्रदास की नहीं है? तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी, रूप मंजरी। और रूप मंजरी किसकी है बेटा? नंददास की। किसकी है? नंददास की। यही सच है कहानीकार कौन है? यही सच है कहानी किसकी है? कृष्णा सोपती की, उषा प्रेमदा की, मन्नू भंडारी की या मृदुला गर्ग की? तो ये कहानी किसकी है? मन्नू भंडारी की। फिर है आपका 84वां नंबर। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बंगला काव्य मेघनाद वध को माना गया। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामकुमार वर्मा का या रामस्वरूप चतुर्वेदी का? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामस्वरूप चतुर्वेदी का। दोनों ही राम राम है और जिन्होंने आपको घेर रखा है चारों तरफ से, तो इन दोनों को भूलना नहीं है पढ़ने से। बच्चन सिंह सेहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया हो। उपयुक्त कथन किस कहानी का है? अमृतसर आ गया, सिक्का बदल गया, राजा निर्वंशिया या उसने कहा था? ये कहानी कौन सी, किस कहानी से है ये? तो ये है बेटा आपका राजा निर्वंशिया, क्योंकि ये बच्चन सिंह जो पात्र है वो राजा निर्वंशिया में है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमारा 86 क्वेश्चन। सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां? उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? विद्यापति की, अमीर खुसरो की, नरपति नाला की और भट्ट केदार की? जिस तरीके की इसमें भाषा प्रयोग किया गया है आप एक ही बार में पढ़ने से बता सकते हो कि ये अमीर खुसरो की है। सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, किसके हैं बेटा? ये अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं था? तो मॉरिशस का कौन नहीं था? महेश राम जियावन, अभिमन्यु अनंत, रामदेव धुरंधर या महात्म सिंह? तो जो मॉरिशस के नहीं थे वो कौन थे? महात्म सिंह। बाकी सब लोग मॉरिशस के थे। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? नवगीत विधा से किसका संबंधित नहीं है? कुमार रविंद्र का, गिरधर राठी का, वीरेंद्र मिश्र का या महेश्वर तिवारी का? तो किसका नहीं है? गिरधर राठी का। निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? राजनीतिक प्रतिबद्धता, कला के लिए कला, जीवन के लिए कला या ब्रेख्त के नाटक सिद्धांत के निकट? तो इसका विकल्प बी सही नहीं है, क्योंकि ये नुक्कड़ नाटक की परिभाषा नहीं है कि कला के लिए कला, ये इसकी परिभाषा नहीं है, इसलिए ये गलत होगा। बाकी तीनों सही है, राजनीतिक प्रतिबद्धता, जीवन के लिए कला और ब्रेख्त के नाट्य सिद्धांत के लिए के निकट। अब हमारे जो प्रश्न है वो है हमारी स्थापना और तर्क के, जिसमें विकल्प ए सही है, विकल्प बी गलत है। इस तरीके से क्वेश्चन बनाने हैं तो हमारे यहाँ से शुरू होते हैं, और ये इस तरीके के प्रश्न हर पेपर में आते ही हैं। इसलिए आपको इन प्रश्नों को सही करने के लिए तो आपको इतिहास पढ़ना ही पड़ेगा। इन प्रश्नों को सही करना आपका कोई भी बहुविकल्पीय प्रश्न बहुविकल्पीय तरह की किताब से ही नहीं करवा सकती। ठीक है, इसलिए आपको साहित्य इतिहास का वर्णन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आपको पढ़ना ही पड़ेगा उसको। क्वेश्चन नंबर 90, 19वीं शताब्दी का नवजागरण
भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि वह उपनिषद दौर की उपज है। उनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान है। अब देखो, जब यहाँ पे ये बोला गया कि 19वीं शताब्दी का नवजागरण भक्तिकाल लोक जागरण से भिन्न इस बात से है कि उपनिवेशवादी दौर की उपज है, ये सही है। उनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान है। किसी की ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान हो सकती है क्या? तो ये तो अपने आप में ही गलत दिख रहा है। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प बी, ए सही, बी गलत। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, 91 क्वेश्चन। कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने लाती है। यह विकसित कमल के सौंदर्य का चित्रण तो करती है, पर सब नोचते कुत्तों के विविध व्यापार की झलक नहीं दिखाती, क्योंकि विविध व्यापार का चित्रण शास्त्र अनुमोदित नहीं है। एक बात बताऊं, कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, ये बात सच है। प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य के अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने लाती है, सही है, क्योंकि वो क्या करती है कि अत्यंत मार्मिक दृश्य को सामने लेके आती है। छोटे छोटे विषयों पर, बड़े से बड़े विषयों पर कविताएं लिखी जाती हैं, ठीक है। अगला है, यह विकसित कमल के सौंदर्य का चित्रण तो करती है, मतलब अच्छी चीज़ें तो करती है, पर सब नोचते कुत्तों के विविध से व्यापार की झलक नहीं दिखाती। क्या धूमिल की कविताएं या मुक्तिबोध की कविताएं इस तर्क के लिए गलत नहीं है? क्या उनकी कविताओं में ये विविध व्यापार की झलक नहीं दिखती है? उनकी कविताओं के सब नोचते हुए कुत्तों के समाज का वर्णन नहीं किया गया है, तो ये तो अपने आप में ही गलत हो गया। जब हम उनकी कविताओं को पढ़ते हैं और वो उनकी कविताओं में हमें सब कुछ मिलता है, ठीक है, तो हमारा ये विकल्प गलत हुआ। तो हमारा ए सही है, बी गलत है। तो यानी कि ए, हमारा विकल्प ए सही है, ए सही, बी गलत। उसके बाद हमारा 92 क्वेश्चन, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रतिष्ठित करके उनके साथ मनुष्य का हृदय का सामंजस्य स्थापन है। केवल मनोरंजन करना कविता का उद्देश्य नहीं है। तो कविता का अंतिम लक्ष्य क्या है? जगत के मार्मिक पक्षों का प्रतिष्ठित करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन करना। मतलब जो हम कविता कर रहे हैं उनके साथ हम मनुष्य के हृदय को समान रूप से पा सकें। फिर केवल मनोरंजन करना कविता का उद्देश्य नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका क्या होगा? विकल्प सी, दोनों सही, ठीक है, सी आपका सही। उसके बाद है आपका 93 क्वेश्चन, कला का आस्वाद युग निरपेक्ष नहीं होता, शाश्वतता का गुण कालजयी कालकृतियों में सहज अंतर्भूत नहीं होता। इन दोनों में अगर नहीं हट जाए तो ये दोनों सही होंगे। कला का आस्वाद युग निरपेक्ष होता है, शाश्वत का गुण कालजयी कालाकृतियों के सहज अंतर्भूत होता है, तो इनका ये नहीं लगा है, इसकी वजह से ये दोनों ही विकल्प गलत होंगे। इसका सही विकल्प क्या है? विकल्प बी, दोनों गलत है। उसके बाद यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई। कल्पना काव्य का अनिवार्य साध्य है। यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई, बिल्कुल सत्य है कि यूरोप का साहित्य जो आप देखोगे तो उसमें बहुत सारी कल्पना देखी गई है। कल्पना काव्य का अनिवार्य साध्य है, ये बिल्कुल गलत है। जरूरी नहीं है कि कोई भी काव्य सिर्फ कल्पना से ही पूरा हो सके, उसमें सत्य भी होता है, ठीक है, उसमें अधिकतर सत्य होता है, थोड़ी बहुत कल्पना होती है, इसलिए ये आपका तर्क गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ए सही, बी गलत, यानी सी, ठीक है। उसके बाद हमारा 95 क्वेश्चन, बिंबवाद में शब्दों की कम खर्ची भाषा के समास गुण कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिकाधिक अर्थ व्यंजना को महत्व दिया गया। बिंबवाद के समर्थकों का मानना है कि विषय के सपाट और प्रत्यक्ष निरूपण किया जाना चाहिए। तो बिंबवाद में शब्दों की कम खर्ची सही है, भाषा के समास गुण सही है, कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिकाधिक अर्थ व्यंजना को महत्व दिया गया सही है। बिंबवाद के समर्थकों को मानना है कि विषय की सपाट और प्रत्यक्ष निरूपण किया जाना चाहिए, ये गलत है। तो इसका सही विकल्प होगा आपका विकल्प ए सही, बी गलत। ये हो गए आपके 5 क्वेश्चन। इसके थे हमारे जो क्या बोलते हैं इसको, स्थापना और तर्क के। उससे अगले क्वेश्चन हमारे शुरू होते हैं, वो क्वेश्चन है हमारे पैराग्राफ से, जिनमें आपका एक पैराग्राफ पूछा जाता है और पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन बेटा आप लोग पैराग्राफ में ढूंढ के खुद भी कर सकते हो, ठीक है।
और ये हर बार पैराग्राफ अलग आता है। तो बस आपको एक इनको सॉल्व करने की ट्रिक मैं आपको बता दे रही हूँ कि वो उनको सॉल्व करने की ट्रिक कैसे है। जैसे उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार काव्य मनुष्यों की प्रगतिशील दृष्टि का आधार क्या है। तो सबसे पहले तो आप इनके क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है, फिर इनको विकल्पों को पढ़ोगे और फिर आप इनको पढ़ोगे, ठीक है, फिर पैराग्राफ को पढ़ोगे। ये नहीं कि पहले पैराग्राफ पढ़ा पूरा, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ा और फिर विकल्पों को पढ़ा, ऐसा नहीं। पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर आप विकल्प पढ़ोगे, ठीक है, उसके बाद आप पैराग्राफ को पढ़ोगे। इस तरीके से जब आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से और ये आसानी से आपका हो भी जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हुए, ठीक है। और आज हमारा 2019 जून का पेपर हमारा ख़त्म हो गया। अब जो हमारा टॉपिक चला था आदिकाल, जिसमें हम अपभ्रंश साहित्य कर चुके थे, उसी में हम आगे सिद्ध साहित्य को पढ़ेंगे कल की क्लास में। और आप लोग मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके बताया करो कि मैंने कैसा पढ़ा है, आप लोगों को कैसा लगा, तो जिससे मुझे भी मोटिवेशनल चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि थोड़ा मोटिवेट होने के लिए आप ही लोग मुझे मोटिवेट कर सकते हो ना, तो उसके लिए आपका क्या चाहिए, कमेंट चाहिए मुझे और लाइक शेयर चाहिए, ठीक है। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में सिद्ध साहित्य की टॉपिक के साथ।